हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स कॉलेज मंडी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन पढ़ाई में आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कई लड़कियों की शिकायत होती है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, हम नोट्स कैसे पढ़ें। तो उसका देखो एक इलाज है, अभी कोई विकल्प नहीं है अपने पास, क्योंकि जब तक अपनी कॉलेज वगैरह खुल नहीं जाती तब तक आपको इसी विकल्प के साथ में पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो आप लोग किसी प्रकार की कोई शिकायत मत किया करो कि हमारे समझ में नहीं आ रहा। जो पीडीएफ वगैरह की बात है तो पीडीएफ भिजवा देंगे हम, आप लोग क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अपन जो पाठ का भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं उसके अंदर पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल। अब इस मरुस्थल के अपन ने दो भाग किए थे। कितने भाग किए थे? दो भाग। इन दो भागों के अंदर पहला भाग मैंने आपको करा दिया शुष्क रेतीला मरुस्थल। शुष्क रेतीला मरुस्थल के अपन ने दो भाग लिए थे। उसके अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो गया। ये होने के बाद में इसके अंदर अब क्या बच गया? इसका दूसरा जो भाग है जिसको अपन बोलते हैं अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश। अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है इसके चार पार्ट है। गद्गर का मैदान, गद्गर का मैदान आ गया। दूसरा आ गया आपका शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। 3 नंबर आ गया आपका नागौरी उच्च भूमि, और जो चौथा है 4 नंबर वो है आपका लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, ठीक है। ये 4 पार्ट है इसका। अब जैसे नाम से पता है अर्ध शुष्क मरुस्थली है, अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है इसकी खासियत क्या हो जाएगी? देखो 75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? 75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल, ठीक है। 75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। और अगर इसकी बात करें तो देखो इस प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे यहाँ पर गद्गर नदी का मैदान है, गद्गर का मैदान पाया जाता है। यहाँ पर श्री गंगानगर हिमाचल के अंदर इसका मैदानी भाग पाया जाता है। बीच में सिक्कर झुंझुनू जो है शेखावाटी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर अरावली की पहाड़ियाँ भी आ जाती है, और अरावली के साथ ही यहाँ पर कांची नदी और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर मैदानी भाग भी पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार नागौरी भूमि है। नागौर जो क्षेत्र है, इस नागौर क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार की छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है। इन पहाड़ियों को कहा जाता है नागौरी उच्च भूमि, और इसी के अंतर्गत खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें, ठीक है ना। खारे पानी की झीलें भी इस भाग के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। इसी प्रकार लूनी बेसिन आ गया। लूनी बेसिन के अंदर लूनी नदी और इसके बहाव जो क्षेत्र है उसको शामिल किया गया इसके अंदर। तो इस प्रकार इसके 4 भाग हमने कर लिए। अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है इसको मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर विभाजित कर लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और अगर बात करें तो ये जो अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश है इसको मारवाड़ नाम दिया गया है। इसको मारवाड़ जो है मारवाड़ी कहा जाता है। तो ये कई विशेषताएं हैं। अब अपन इस क्षेत्र को पूरे को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा मानचित्र में करा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये राजस्थान है, आधा भाग पश्चिम मरुस्थल है, और इसके अंदर ये आधा भाग में आपको बताया था रेतीला मरुस्थल,
ठीक है। इस बांग्ला प्रदेश के 4 भाग है। ये वाला भाग घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, ये आ गया शेखावाटी, बीच में आ गया नागौरी भूमि, और लास्ट में बचता है आपका कौन सा, इसको बोल रही है हम भूमि बेसिन। ये 4 प्रकार है राजस्थान के मानचित्र में। एक नंबर ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 भाग है। ये राजस्थान के बीच वाले भाग में। अब जैसे नाम आ रहा है अर्धशुष्क, तो अर्धशुष्क के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी होती है। तो आप लोग कह सकते हो कि 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर वर्षा होती है, पतझड़ बंद पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला भाग इसी प्रकार का आपने पाया जाता है। कुछ क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है, जो मिट्टी भी पाई जाती है, यहाँ पर जलोढ़ वगैरह की मिट्टी वगैरह। तो इसको अपन अभी एक एक करके इसके जो भाग है उन सबको अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पढ़ेंगे अपन सबसे पहले घग्गर का मैदान। ठीक है, घग्गर का मैदान। सबसे पहली बात कितने जिलों में, तो आपका उत्तर आ जाएगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर में फैला हुआ है। श्री गंगानगर में समझ में आ गई, 2 जिलों में फैला हुआ है। दूसरी बात, घग्गर का मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय के अंदर यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसको भी कहा जाता है घग्गर। ये सरस्वती नदी प्राचीन समय में जो बहती थी, ठीक है, प्राचीन समय के अंदर सरस्वती नदी जो बहती थी, ये सरस्वती नदी प्राचीन समय की सरस्वती नदी वर्तमान में क्या है, घग्गर नदी। ऐसा कहते हैं कि वर्तमान की घग्गर नदी ही सरस्वती नदी है, ठीक है ना। तो ये घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, इसलिए इसको बोलते हैं घग्गर का मैदान। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, और शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद में राजस्थान के अंदर, राजस्थान में ये नदी, राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है, ठीक है भाई। कहाँ से निकली, शिवालिक की पहाड़ी से निकली। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया हमने, जिला हनुमानगढ़, और जगह का नाम होता है टिब्बी। इसे टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान के लिए प्रवेश करती है। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ के अंदर। बहती कहाँ पर है, ये नदी जो है हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग। इस बटनेर दुर्ग तक ये बहती है, ठीक है। तो बटनेर का किला कौन सी नदी के किनारे हो गया, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा बटनेर का जो किला है, ये बटनेर का दुर्ग, वो हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी नदी के किनारे पर है, घग्गर नदी के किनारे पर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक ये नदी बहती है। अब आप लोग कहोगे कि हनुमानगढ़ में बहती है तो गंगानगर में आ गए इस मैदान के अंदर, तो उसका भी कारण है। देखो, जब इस नदी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उस समय श्री गंगानगर तक चला जाता है इसका पानी। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के अंदर सूरतगढ़, इस सूरतगढ़ तक इसका पानी चला जाता है। इसलिए गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों इस भाग के अंदर शामिल हो जाते हैं। एक छोटी सी बात और है, अगर मान लो इसके अंदर बाढ़ आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ गया, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने की स्थिति के अंदर इस नदी का जो पानी है वो कहाँ पर जाता है भाई, तो आपका उत्तर हो जाएगा
फोर्ट अब्बास कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान में प्रवेश के पीछे करती है, हनुमानगढ़ के बड़े तक करीब बहती है, लेकिन कई बार पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह नदी जो है गंगानगर के सूरजगढ़ तहसील तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर बाढ़ आ गई इसके अंदर तो बाढ़ की स्थिति के अंदर जो है इस नदी का पानी जो है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। ये इसकी खासियत। और इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मृत नदी भी कहते हैं। इसके पार्ट को क्या कहते हैं? पार्ट को कहा जाता है इसको नाली। देखो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। मृत नदी किसको कहते हैं? घग्गर को कहते हैं। पार्ट क्या है? नाली क्या है? तो नाली किसके है? घग्गर के मैदान के पार्ट को क्या कहते हैं? नाली के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये घग्गर नदी की खासियत होगी। तो घग्गर नदी प्राचीन समय की है। साथ में देखो यहाँ पर घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी का पानी है। दूसरी बात यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। मिट्टी तो उपजाऊ है ही, मृदा कैसी है? उपजाऊ है। तो मृदा उपजाऊ है, साथ में यहाँ पर सिंचाई के लिए जल भी पर्याप्त उपलब्ध है। ठीक है ना? सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है। इसके कारण इस क्षेत्र के अंतर्गत अनाज का उत्पादन क्या होता है? अधिक। जैसे कहते हैं अपने अन्न का कटोरा, राजस्थान में अन्न का कटोरा किसको कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये घग्गर का मैदान उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अपन इसका दूसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, कितने जिलों में? तो उत्तर हो जाएगा सीकर, चूरू व झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों के अंदर ये शेखावाटी क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक, ये पूरा क्षेत्र क्या है? आंतरिक अकवा की नदियों वाला है। आंतरिक अकवा का क्षेत्र है। ठीक है, आंतरिक अकवा का क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आंतरिक अकवा का मतलब यहाँ पर बहने वाली जो नदियाँ वो आंतरिक अकवा की नदियाँ। जैसे इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियाँ हैं उन नदियों का पानी जो है उसी के मार्ग में विलुप्त हो जाता है। मतलब ना तो अरब सागर में जाता है और ना ही बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है आंतरिक अकवा का क्षेत्र। समझ में आ गई बात? ठीक है, इनमें देखो चूरू ऐसा जिला है इसके अंदर एक भी नदी नहीं है। चूरू जिले के अंदर एक भी नदी है नहीं है इसमें, साथ में बीकानेर में भी नदी नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि राजस्थान के कौन से जिले जिसके अंदर एक भी नदी नहीं है? तो कितने जिले? 2 जिले, चूरू और बीकानेर, जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। ये कौन सा क्षेत्र है भाई? आंतरिक अकवा का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र की खासियत क्या है? यहाँ पर तो बरखान बालू का स्तूप है। बरखान बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब कल परसों मैंने कराया था आपको बरखान बालू का स्तूप में बालेरी गांव से होगा। कौन सा गांव है? बालेश्वर वगैरह। बालेरी गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बरखान के लिए प्रसिद्ध है। बरखान अधिक पाए जाते हैं। बरखान का मतलब है अर्धचंद्राकार जो आकृति के रेत के टीले, मतलब हवा के विपरीत दिशा के अंदर इस प्रकार के टीले बनते हैं, उनको कहा जाता है बरखान। तो इस क्षेत्र में बरखान अधिक पाए जाते हैं, ये भी इसकी खासियत है। दूसरी बात, सीकर झुंझुनू के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। सीकर और झुंझुनू के अंदर क्या पाया जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। इसका कुछ भाग जो है उसके अंदर अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है। साथ में जो बरखान जो रेत के टीले पाए जाते हैं, इन बरखान रेत के टीलों के अंदर जांटी पाई जाती है। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं खेजड़ी।
नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अरावली बता देते हैं हमें। तो अरावली के अंदर है, यहाँ पर अरावली की कई पहाड़ियाँ जैसे पढ़ेंगे, कभी राजस्थान का जिक्र पढ़ेंगे, या साथ मैंने आपको कराया है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। ये हर्षनाथ की पहाड़ी के साथ साथ यहाँ पर मालखेत की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। सिक्कर में पाई जाने वाली सभी पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी खासियत है। दूसरी बात और क्या खासियत है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जल संरक्षण करने की एक प्रणाली है। जल संरक्षण करने की प्रणाली, दो प्रणाली है। कौन कौन सी है? दो देखो, पहली प्रणाली है इसको बोलते हैं जोहड़, और एक प्रणाली होती है नाडा। ये दोनों इस भाग के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मतलब है जो कच्चे तालाब होते हैं, कच्चे तालाब या कुएं, इनको तो कहा जाता है जोहड़। आप लोग जानते हो, सभी के गाँव के अंदर ये जोड़ मिलेंगे आपको। इसी प्रकार जो पक्के कुएं होते हैं या पक्के तालाब या पक्के कुएं जो भी है, इन पक्के कुओं को क्या कहते हैं? अपन नाडा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के जल संरक्षण की प्रणाली के इंपोर्टेंट नाम है जोहड़ और नाडा कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जोहड़ और नाडा जो है वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? इसे शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत भोक्ता या रूप से मिलेंगे अपने को। ये जल संरक्षण करने की एक प्राचीन पद्धति है। इसी प्रकार देखो, और खासियत यहाँ की नदी की बात करें तो इस क्षेत्र में एकमात्र नदी बहती है। कौन सी? कांचली नदी। कांचली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, इसका उद्गम होता है सीकर जिले से। ठीक है, सीकर के अंदर खंडेला की पहाड़ियों से होता है। खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये लगभग 190 किलोमीटर बढ़ने के बाद ये झुंझुनू के मंडरेला गांव में जाकर मुक्त हो जाती है। ठीक है, खंडेला से निकलती है और झुंझुनू के मंडरेला तक बहती है, बाद में मुक्त हो जाती है। शुरू में इसका पानी नहीं जाता है। कांची नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? सोरावाटी बेसिन पे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सोरावाटी बेसिन पे कहा जाता है। और इसी कांची नदी के किनारे एक सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर जगत रहे, गणेश्वर सभ्यता बोलते हैं। गणेश्वर सभ्यता, ये गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो आपका उत्तर आ जाएगा कांची नदी के किनारे जो है गणेश्वर नामक स्थान पर ये गणेश्वर सभ्यता जो है इसका उद्गम माना गया है, या इसका जो विस्तार है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत माना गया है। इसके अलावा क्षेत्र के अंतर्गत और क्या मिलेंगे अपने को? और अगर बात करें अपन तो देखो, यहाँ पर खारे पानी की झील मिलेगी। खारे पानी की झील मिलेंगी, खारे पानी की झील मिलेंगी। जैसे खारे पानी की झील है सीकर के अंदर रेवासा झील, एक है पोटसोर झील। ये झीलें भी यहाँ पर क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये भी एक बड़ी विशेषता है। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये अर्धशुष्क भांगर का जो दूसरा भाग है, दूसरा क्षेत्र है शेखावाटी। ये शेखावाटी क्षेत्र आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या आया होगा? नहीं आया है तो प्लीज इसको वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तीसरा जो क्षेत्र है इसका वो देखिए,
छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है नागौरी उच्च भूमि। अरावली का भाग नहीं है, अरावली से अलग है 300 से 4.5 मीटर ऊंची छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जिसके कारण इसका नाम पड़ा नागौरी उच्च भूमि। इसके अंतर्गत देखो एक तो मकराना की पहाड़ियाँ हैं, मकराना की पहाड़ियाँ, यहाँ से क्या निकलता है, संगमरमर निकाला जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध है संगमरमर, सफेद कलर का संगमरमर जो है वो मकराना की पहाड़ियों से ही निकलता है। इसी प्रकार अगर और अपन बात करें तो देखो यहाँ पर एक जायल क्षेत्र है, जायल क्षेत्र। इस जायल क्षेत्र के अंतर्गत फ्लोराइड का पानी पाया जाता है, फ्लोराइड युक्त पानी, फ्लोराइड युक्त जल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसे जायल क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, अजमेर व नागौर के बीच, अजमेर से नागौर के बीच वाला जो भाग है, इसमें फ्लोराइड पानी के कारण लोगों के जो शरीर है उस पर ऊपर निकल जाती है। जैसे फ्लोराइड का अगर अपन पानी पिएंगे लगातार तो उसके पीछे की साइड में क्या निकलती है, ऊपर निकल जाती है। तो यहाँ पर अजमेर और नागौर के बीच में खारे पानी की मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण लोगों के यहाँ पर ऊपर निकली होती है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम लिख दिया गया है ऊपर पट्टी। ठीक है, अजमेर और नागौर के बीच में जायल क्षेत्र के अंतर्गत ये ऊपर पट्टी पाई जाती है। इसके अलावा मकराना की पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर खारे पानी की झीलें भी मिलेंगी आपको, खारे पानी की झीलें यहाँ की विशेषता है। तो यहाँ पर जैसे संबर झील है, जयपुर नागौर दोनों में मिलेंगे आपको। संबर के अलावा डीडवाना, इसके अलावा और भी जैसे मानो परबतसर है या मकराना है, इन क्षेत्रों के अंदर भी खारे पानी की झीलें पाई जाती है। यहाँ पर एक नमक मंडी है नावा, ये नावा की मंडी जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की मंडी मानी जाती है। तो इस प्रकार ज़्यादा खासियत इसकी है नहीं, जितनी है वो नागौरी भूमि के अंतर्गत मैंने आपको बता दी। फिर देखो लोनी बेसिन। देखो लोनी बेसिन के अंतर्गत जिले आ गए आपके जोधपुर आ गया, पाली आ गया, बाड़मेर आ गया, थोड़ा बाड़मेर का दक्षिण पूर्वी भाग में आएगा। इसके अलावा जालौर आ गया। ये 4 लोनी बेसिन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र को यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है गोडवाड़ी भाषा, इसलिए इसको गोडवाड़ी भाषा, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा, और इसी के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या बन गया, गोडवाड़ी प्रदेश नाम पड़ गया, गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है। लूनी नदी जो है, इस लूनी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा, लूनी का उद्गम होता है अजमेर के नागपाड़ से। अजमेर जिले के अंदर है नागपाड़, इस नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है, और यहाँ से बहने के बाद ये नागौर, जोधपुर, पाली, बाढ़ में जालौर बहती हुई कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई लगभग 330 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, मरुगंगा के पहले बहने वाली एक
जैसे जोजरी, लीदरी, बीजड़ी, वांडी आदि नदियां क्या है, सहायक नदियां क्षेत्र में बहती है। लूणी नदी के बारे में कहा जाता है इसका आधा जल खारा, आधा जल कैसा होता है भी खारा और आधा पानी मीठा होता है। इसका आधा जल मीठा होता है, ठीक है। दो इसकी खासियत है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका आधा पानी तो खारा होता है और आधा पानी कैसा होता है, मीठा होता है। क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, तो जिस जगह से इस नदी का उद्गम होता है वहाँ पर ये नदी जो है अजमेर से लेकर चट्टानी क्षेत्रों में बहती है। आधे भारत के अंदर चट्टानी क्षेत्रों से बहती है, जिसकी वजह से इसका पानी मीठा होता है। लेकिन बालोतरा में आने के बाद में ये नदी जो है मैदानों में प्रवेश करती है, अर्थात मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर ये नदी प्रवेश करती है, जिसकी वजह से इस मिट्टी में पाया जाने वाला नमक जो है वो पानी के अंदर घुल जाता है और पानी के साथ ज़्यादा भी खारा हो जाता है। ठीक सी बात है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए ऐसी कौन सी नदी है, तो लूणी नदी ऐसी है जिसका जल आधा खारा और आधा मीठा होता है। मतलब बालोतरा तक इसका मीठा होता है पानी और बालोतरा के बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ये इसकी खासियत है। इसके अलावा अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि अगर लूणी नदी के अंदर बाढ़ आ रही है, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, लूणी में बाढ़ आ रही है, पानी ज़्यादा हो रहा है, तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? तो उस कंडीशन में आपका उत्तर क्या होगा? बालोतरा। क्योंकि बाल कितनी जगह चट्टाना बह रही है ना, पानी फैलेगा कहाँ पर? बालोतरा में आकर। तो बालोतरा में फैलने के कारण बालोतरा में क्या हो जाता है, इसके अंदर बाढ़ आ जाती है। तो ये तो भाई इस लूणी नदी की खासियत है। दूसरी बात, इस क्षेत्र की और खासियत क्या है? यहाँ पर एक क्षेत्र है नेहड़, समुद्र तल से सबसे नीचा स्थान है। तो नेहड़ क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जालौर के अंदर नेहड़, जालौर और बाड़मेर के अंदर। इसके अलावा इस लूणी बेसिन के अंदर और क्या पाया जाता है? लूणी बेसिन के अंतर्गत और जालौर की और बाड़मेर की पहाड़ियां नदी, जैसे छप्पन की पहाड़ियां। तो ये छप्पन की पहाड़ियां या इसको बोला जाता है नाकोड़ा पर्वत। ये छप्पन की पहाड़ी है, नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर पाया जाता है? तो आप लोग कह सकते हो कि बाड़मेर में पाया जाता है। बाड़मेर सिवाना क्षेत्र में पाया जाता है छप्पन की पहाड़ी है नाकोड़ा पर्वत। इसको नाकोड़ा पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है नाकोड़ा जैन मंदिर, इसी के कारण इस पर्वत का नाम क्या पड़ गया? नाकोड़ा पर्वत हो गया। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जालौर के अंदर सुंदा माता की पहाड़ियाँ हैं। सुंदा माता की पहाड़ियाँ हैं। तो इस सुंदा माता की पहाड़ियों के अंदर राजस्थान का प्रथम रोपवे भी लगा हुआ है। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ लगा हुआ है? सुंदा माता मंदिर में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कई विशेषताएं इसे नेट से लूणी बेसिन की है। साथ में यहाँ पर प्रथम भालू अभयारण्य भी लगाया गया है। राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य कहाँ पर है भाई? प्रथम भालू अभयारण्य कहाँ है? जालौर के सुंदा की पहाड़ियों के अंदर है। ठीक है। ये दोनों आ जाते हैं आपके जालौर में जसवंतपुरा के अंदर, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। जसवंतपुरा तहसील है, इनके अंदर है। यहीं पर एक पर्वत है डोरा पर्वत। ये इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है, लगभग 849 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई मानी गई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 869 मीटर ऊंचाई इसकी जालौर की सुंदा माता की पहाड़ियों के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर रोजा बाखर है। रोजा बाखर के अलावा और यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम है एस राणा। रोजा बाखर, ये यहाँ की अन्य पहाड़ी है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये लूणी बेसिन की विशेषता है। आज की वीडियो में आज तक इतना ही पढ़ेंगे। पश्चिमी भूतल वाला टॉपिक अपने कंप्लीट हुआ है। कल की वीडियो के अंदर भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह अपन पढ़ लेंगे। फिर आसान का भौतिक स्वरूप अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो
आपका दिन शुभ हो।